गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चों? आवाज़ आ जाएगी, आप बस बता दो यस सर, ठीक है, मस्त है। नहीं तो आई होप कि सब लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरी यही कामना है कि सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें, ठीक है ना। कंपाउंड एंगल नहीं, स्वस्थ मस्त और खुश रहने के बीच में हो सकता हो कुछ बच्चों के लिए दीवार की तरह काम कर रहा हो, तो वैसा मत सोचिएगा। अपनापन की फीलिंग के साथ सोचिएगा। जब भी आप उसको अलग और हमको अलग, अपने आप को अलग मानिएगा ना, तो उस चीज़ को कभी सीख नहीं पाइएगा। नहीं, सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या, उसको भी अपना बनाना पड़ेगा। और अपना बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि उसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसी के लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी। समझ में आएगा? तो जैसे बोला जाता है फॉर्मूले याद करने के लिए, तो आई होप कि अब अगला लेक्चर आ गया तो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए होंगे। नहीं, अगर फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं हुए तो जल्दी जल्दी उन सारे फॉर्मूले को अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड होने वाली है। और मज़ा भी तभी आएगा जब फॉर्मूले सोचो, अगर एक ऐसा सिचुएशन सोचते हैं कि फॉर्मूले सारे याद हैं, तो एटलीस्ट हम फॉर्मूलों में तो कहीं नहीं रुकेंगे ना। सिंप्लीफिकेशन में हो सकता हो प्रॉब्लम आए, अभी भी सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे बेसिक मैथ्स है, अलजेब्रा का पार्ट है। तो एक्चुअली लर्न करने वाला पार्ट यही है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन नहीं होता सर, अब क्या करें, पढ़ना छोड़ दें। तो भाई आपको यही समझना पड़ेगा कि यही तो सीखने वाला पार्ट है, जिसके बारे में आप कह रहे हो कि नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है वही तो सीखना है। तो जो नहीं हो रहा है अगर वही सीखना है तो ऑफ कोर्स जो भी आपको सिचुएशंस बताई जा रही हैं कि अगर ऐसा कुछ आता है एक्सप्रेशन तो ऐसे सिंप्लीफाई करो, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता है तो ऐसे सिंप्लीफाई करो, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता है तो ऐसे सिंप्लीफाई करो। तो ये आपको हर बार करके देखना पड़ेगा। और जो बच्चे पूरे मोटिवेशन से इस सिंप्लीफिकेशन को करते जाएंगे और हर एक सिचुएशन का एक आप देखोगे ना, बिल्कुल एक टैग्ड टाइप होगा कि हाँ यार ये ऐसे ही सिंप्लीफाई होता है। नहीं, तो जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो 2 बार 4 बार तो वो सारी चीजें आपको याद हो जाती हैं। याद हो जाती हैं मतलब आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाती हैं। यानी कि जब भी आपके पास टेस्ट में कभी उस तरह का प्रोफाइल आता है तो तुम इजीली कर लेते हो। समझ में आएगा? जैसे अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक बेसिक मैथ्स में करा था, एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है, -8 इसका फैक्टराइजेशन। अब फिर से ये फैक्टराइजेशन आ जाए या इसी को कोई लिख दे कि दिस इनटू दिस के फॉर्मेट में होता है। जैसे हमने उस दिन देखा था ना कि वो दो क्वाड्रेटिक में टूट जा रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम। हो सकता है कुछ बच्चे बोल रहे हो क्या बोल रहे हो सर, तो जिन्होंने किया ही नहीं है तो फिर उनको देखो अभी गायब हो गया। समझ में आएगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, तो यानी कि इसी क्वेश्चन को नए तरीके से दे दिया कि फैक्टराइजेशन नहीं बोल के बोला कि ये ऐसा है, अब पी प्लस क्यू इंटू एल प्लस एम निकालो, ऐसा बोल दिया। तो पी और क्यू और एल एम निकाल तभी पाएंगे ना जब हम उसको फैक्टराइज करना सीखे होंगे। क्लबिंग का तरीका बताया था। तो जैसे ही आपने क्लबिंग का तरीका तुरंत स्ट्राइक किया, अगर आपने अच्छी से प्रैक्टिस कर रखी है तो तुरंत आप फटाफट वो चीज पे चले जाओगे। समझ में आ गया? हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अरे यार ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपने अगर सीख लिया इसको तो कभी कभी दिमाग में आता है पहला सिग्नल बहुत ईजी है। जैसे ईजी है तो हम कैजुअल हो जाते हैं। ईजी थिंग्स में वी आर वेरी कैजुअल। नहीं, ईजी थिंग्स में वी आर वेरी कैजुअल और उसी कारण गलती हो जाती है फिर। तो चाहे ईजी हो चाहे टफ हो, मंत्र क्या है आईटी जेई को अच्छे रैंक से निकालने के लिए कि ईजी हो चाहे कैजुअल, दैट इज अ क्वेश्चन, और आपको उसको करना है सही। जो करेगा उसको सही उसी को मिलेगा ये आईटी। समझ में आएगा? तो यानी कि आपको सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि इसको सही करना इज द ऑब्जेक्टिव। नहीं, इसको सिर्फ सॉल्व करना नहीं है, सही तरीके से सॉल्व करना है। जैसे पी प्लस क्यू इंटू एल प्लस एम निकालने के लिए बोला ब्रैकेट में, और किसी बच्चे ने इंटू नहीं देखा, पी प्लस क्यू प्लस एल प्लस एम ही निकाल दिया, वो भी गलत हो जाएगा। अब वो घर पे तो सबको समझा देगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपकी रैंक जा चुकी है, अब आपके ऊपर आ गया है प्रेशर। समझ में आएगा? तो फिर उसको अगले टेस्ट तक आपको हैंडल करना पड़ता है। समझ में आएगा? तो दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ आईआईटी स्टार्ट्स एंड कंटिन्यूज। समझ में आएगा? तो यानी कि जो बच्चे इसमें हर एक पॉइंट पे अपने आप को अलर्ट कॉन्शियस रखेंगे, वो आगे देखेंगे क्या कि धीरे 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 उनकी पकड़ जो है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब में अच्छी हो जाएगी। इनफैक्ट मैथ्स की मैं बात करता हूँ, अगर मैथ्स आपने सही से पकड़ लिया तो बाकी सारी चीजें फॉल इन द लाइन वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री, वैसे तो इतनी मतलब आसान नहीं है कि आप मैथ्स छोड़कर फिजिक्स और केमिस्ट्री मास्टर कर लो, क्योंकि अगर मैथ्स नहीं मास्टर हो रहा है तो वहां भी दिक्कत तो आएगी आएगी, ठीक है ना। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मास्टर कर लिया, मैथ्स नहीं किया, तो भाई आईआईटी में जो रैंक वैंक है वो अच्छी तरीके से नहीं आएगी। और मैथ्स के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि जितने बच्चे ने पढ़ा है अभी तक, और शायद उनका बेसिस सेलेक्ट करने का मैथ्स यही होता है कि सर सीख लिया तो आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि इसको मैं सही कर दूंगा। नहीं, मैथ सेलेक्ट करने का 10th के बाद एक यही बेसिक फंडा होता है कि मैथ्स के साथ कि हम लोगों ने उसको सीख लिया अच्छे से,
तो अब उसमें इफ एंड बट नहीं होगा, अब वो चीज हम अच्छे से सॉल्व करके कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ में आएगा? एंड दैट्स वाई वी सेलेक्ट मैथ्स। नहीं तो यानी कि मैथ्स जो है बहुत सेफेस्ट बेट है। यानी कि अगर आपने मैथ्स को अच्छी तरीके से कायदे से सीख लिया है तो डेफिनेटली आप इसको चलकर बहुत अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि यहाँ जो रेट ऑफ रिटर्न है वो मतलब जिस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से आता जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इग्नोर नहीं करें, उसको अपना बना के पढ़ें। समझ में आएगा? बेस्ट थिंग इज क्या, उसको अपना बना के पढ़ें। मतलब ऐसा नहीं कि वो अलग है अपन अलग है, तो फिर वो बीच की जो दरार है वो चलती जाएगी और ऐसा ना हो कि पैरेलल लाइन में कन्वर्ट हो जाए। पैरेलल लाइन सुना होगा ना, मीट्स एट इन्फिनिटी, नहीं तो फिर आप और मैथ्स का मिलन जो है वो इन्फिनिटी पे होगा। तो कोशिश करें उसको अपना बना के करें और अच्छे से करें और पूरी मेहनत से करें, ठीक है ना? उसको जाने नहीं दें। यही 2-3 महीने होते हैं जो क्रूशियल होते हैं आईआईटी जेईई की तैयारी के हिसाब से। एक बार आपने इसको अच्छे से पकड़ लिया तो आगे बस उन्हीं सारी चीजों को बार बार करते रहना होता है, मतलब उसी फिलॉसफी को बार बार अप्लाई करना होता है ताकि आप हर एक चीज को अच्छे से सीख सको, ठीक है ना? तो ये तो हो गई सीख, ये तो हो गई ज्ञान वाली बातें, समझ में आएगा? अब हम बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड एंगल में पहले तो 4 फॉर्मूले बताएं, फिर उसका 4 बताया, फिर उसका 4 मतलब पूरे दर्जन भर फॉर्मूले हो गए, और 2 बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो उसको इंपॉर्टेंट टैग कर दिया और बाकी को इंपॉर्टेंट टैग नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट टैग नहीं करने का सबसे बड़ा पॉइंट बस इतना होता है कि भाई ये तो रोजमर्रा की तरह काम में आता है, और जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जिसको लिखा है कि ये कभी कभी काम में आता है, लेकिन जब भी काम में आता है, नहीं जब भी काम में आता है आपका टाइम जो है बहुत सेव कर लेता है। लेकिन अगर मान लो भूल गए तो फिर तो आप अलग ही रास्ते पे चलोगे, जहाँ पे आईआईटी मिलेगा या आईटीआई मिलेगा पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो अपन को नहीं वो सारी आइडेंटिटीज और उसके एप्लीकेशंस देखने होते हैं, समझ में आ गया? हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के साथ ही आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने कुछ सवाल किए थे, तो थोड़ा और सवाल करके देखते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है? अगला सवाल, if alpha equal to pi by 19, then find the value of sin 23 alpha minus sin 3 alpha sin 23 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा अपॉन sin 16 अल्फा प्लस sin 4 अल्फा, ठीक है ना? जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ऐसे ही प्रेजेंट करें अल्फा इज पाई बाय 19, तो इस तरीके से हो सकता हो कि अल्फा पाई बाय 19 इसमें रख के ही प्रेजेंट कर देगी, sin 23 पाई बाय 19 माइनस sin 3 पाई बाय 19 अपॉन sin 16 पाई बाय 19 प्लस sin 4 पाई बाय 19 की वैल्यू बतलाएं। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है, सही है? तो अभी तो आप इस फॉर्मेट में है तो ऐसे ही सॉल्व कीजिए। 2 मिनट का समय दे रहे हैं ताकि जो बच्चे क्लास की स्पीड के साथ चल सकें वो क्लास की स्पीड के हिसाब से चलें, और जैसे पहले बताया जो उस स्पीड से नहीं मैच कर रहे हैं तो पॉज करके उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, ठीक है ना?
तो मैं करता हूँ सवाल सॉल्व, और जिन बच्चों से हो गया है वो मेरे साथ कंटिन्यू करें, और जिनसे नहीं हुआ फिर से पॉज करके वीडियो को देखें, घबराए नहीं। तो देख रहा है माहौल, एनवायरनमेंट, किस चीज़ का माहौल दिख रहा है? दिख रहा है साइन सी माइनस साइन डी का। लगा देते हैं, ठीक है ना? फिर सोचते हैं नहीं, कभी कभी सोच के लगाना चाहिए। नहीं, अभी तो सिंपल एलिमेंट्री लेवल के प्रॉब्लम है, जैसा दिख रहा है वैसा कर दे रहे हैं, लेकिन हर बार ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो बहुत बार सोच सोच के भी अपन को अप्लाई करना पड़ता है, मतलब कभी थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा अप्लाई करना पड़ता है, या थोड़ा अप्लाई करके देखना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है। तो इट ऑल डिपेंड, समझ में आया कि किस तरीके के प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़े, ठीक है? तो जैसे साइन सी माइनस साइन डी है, तो 2 cos, अब फॉर्मूला ही याद नहीं किया है तो फिर गए c प्लस डी बाई टू। तो साइन सी माइनस साइन डी, तो cos c प्लस डी बाई टू मतलब 23 3 26 अल्फा अपॉन 2 मतलब 13 अल्फा, 13 अल्फा नहीं 13 अल्फा, ठीक है ना? इनटू साइन 23 माइनस 3 कितना हो गया 20 अपॉन 2 कितना हो जाएगा ऑफ कोर्स 10 अल्फा अपॉन 2 साइन c प्लस डी बाई टू, तो 16 प्लस 4 20 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा इंटू कॉस कितना हो जाएगा, 16 में 4 गया 12 बटा 2 6 अल्फा गया साइन 10 अल्फा। अब cos 13 अल्फा अपॉन cos 16 अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 19 अल्फा हियर इज पाई। समझना, बहुत सिंपल सी चीज बोलूंगा, ठीक है ना? हो सकता है बहुत सारे बच्चे ध्यान से नहीं देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको समझ में नहीं आया। 19 अल्फा पाई है। अब आप देख सकते हो कि एक एंगल में 13 अल्फा है, एक अल्फा एक कितना है 6 अल्फा। तो अगर एक 13 अल्फा एक 6 अल्फा है, तो इन दोनों का सम कितना हुआ 19 अल्फा, और 19 अल्फा खुद कितना है पाई। नहीं, इन दोनों का सम कितना हुआ बच्चों 19 अल्फा, और 19 अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है पाई। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो दो एंगल हैं ये सप्लीमेंट्री हैं। ये दो एंगल कैसे हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल का कॉस डिफर्स बाय अ माइनस साइन, ये किसी ना किसी ने जरूर बताया होगा आपको, समझ में आ गया मैंने? ओके, तो हम लोग ने क्या कि ये जो 19 अल्फा इसकी वैल्यू पाई है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, और कॉस का जो सप्लीमेंट्री एंगल है कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो उस हिसाब से देख सकते हो कि cos 13 अल्फा विल बी माइनस cos 6 अल्फा, cos 13 अल्फा विल बी माइनस cos 6 अल्फा। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा and you will get a minus sign over here. So the correct answer of this question will be what? -1. -1 क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि cos of supplementary angle differs by a minus sign. Very good. अगले सवाल पे आते हैं। Find the value of the expression sin 8 theta into cos theta minus sin 6 theta cos 3 theta upon cos 2 theta cos theta minus sin 3 theta minus sin 3 theta sin 4 theta, where थीटा इक्वल टू पाई बाई 24, वे थीटा इक्वल टू पाई बाई 24। तो हो सकता हो कि पाई बाई 24 मेरे ख्याल से पाई बाई 12 15 डिग्री होता है, और पाई बाई 24 कितना हो जाएगा 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री यानी कि 7.5 डिग्री, ठीक है ना? तो हो सकता है वैल्यू पाई बाई 24 लिख के ही दे दे, वो भी डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो करें
करिए। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, और जिन बच्चों का हो गया है अच्छी बात है, फिर वो मेरे साथ साथ आगे बढ़ें, और जिनका नहीं हुआ है फिर से पॉज करके आगे बढ़ें। देखना, अब बहुत सारे बच्चे हो सकते हो π/24 रख दें कि सर यहाँ साइन π/3 आ गया, नहीं √3/2, यहाँ साइन π/4 आ जाएगा 1/√2, ये cos π/24 और ये cos 3π/24 दैट इज cos π/8। तो अब आगे उनको सिंप्लीफिकेशन करने में हो सकता हो दिक्कत चालू हो जाए, क्योंकि यहाँ cos π/24 है या cos π/8 है, यहाँ कुछ और ही है 1/√2 है, और यहाँ पे क्या है √3/2 है, तो यानी कुछ मिलजुल के बैठ नहीं रहा है। और अगर ऐसे ही यहाँ रख दें और उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद फंस जाए, समझ में आया क्या कि एक π/24 डायरेक्टली किसी बच्चे ने वैल्यू रख दी, होता है बच्चा रख देता है कभी कभी, समझ में आया क्या। तो उस तरीके से वो अगर प्रोसीड करते हैं तो आगे चल के दिक्कतें होंगी, हो सकता है उसके बाद भी कुछ ना कुछ करके हो जाता हो, बट दैट इज गोइंग टू बी अगेन टाइम टेकिंग थिंग, समझ में आएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का अप्रोच बिल्कुल सिंपल और मतलब कहते हैं स्ट्रेट अवे हो सकता है। सिंपल स्ट्रेट अवे कैसे हो सकता है कि यहाँ साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस या कॉस कॉस साइन साइन दिख रहा है, ठीक है ना, वो फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इस तरह की चीजें तो दिख रही, यानी हम प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले पे जा सकते हैं। किस पे जा सकते हैं? प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले पढ़ा था ना, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, बोलो सुनाई दे जाएगा, बोलो हाँ वेरी गुड, कुछ बच्चों ने गलत बोला, sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, क्या हो गया sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, 2 cos a cos b, क्या हो गया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। समझ में आ रहा है, कुछ या सब गायब चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं कि इन फॉर्मूलों को हम यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है, सिंपल एक माहौल बनाना है। माहौल कैसे बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। अब यहां फॉर्मूला लगा रहे 2 sin a cos b, तो sin a प्लस b दैट इज sin 9 थीटा और प्लस sin a माइनस b, तो 8 थीटा माइनस थीटा इज गोइंग टू बी sin 7 थीटा। समझ में आ गया, 2 sin a cos b, फिर से तो हम लोग बोले कि माइनस ब्रैकेट में sin a प्लस बी दैट इज sin 9 थीटा और प्लस sin होल अपॉन 2 cos a cos b is cos a plus b और प्लस cos a माइनस b माइनस 2 sin a sin b दैट इज cos, ध्यान रखना a माइनस b पहले आएगा, तो cos a माइनस b इज cos माइनस थीटा, नहीं cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, पढ़ा हुआ है, और फिर प्लस cos कितना 7 थीटा। आप देख लो किसी भी पार्ट में दिक्कत है तो सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, cos a माइनस बी माइनस क्या हो जाएगा cos a प्लस बी, ऐसा कुछ आएगा। समझ में आएगा सबको। अब देखना जैसे ही ओपन होगा तो ये sin 9 थीटा माइनस sin 9 थीटा कट जाएगा, तो व्हाट इज रिमेनिंग, रिमेनिंग इज sin 7 थीटा माइनस sin 3 थीटा, sin 7 थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन, यहां से देख सकते हो ये cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये दोनों कट जाएगा और ये क्या बचेगा cos 3 थीटा और प्लस cos 7 थीटा।
अब यहाँ थीटा इक्वल टू पाई बाई 24 रखने से यहाँ भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 7 पाई बाई 24 टाइप का टर्म बनेगा, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन एक माहौल दिख रहा है साइन सी माइनस साइन डी और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी, तो उसको अप्लाई करके देखते हैं तो कितना आएगा 2, कितना लिखूं, साइन सी माइनस साइन डी में पहले कॉस 7 थीटा प्लस 3 थीटा tan थीटा अपॉन 2 दैट इज 5 थीटा इनटू साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा इज 4 थीटा अपॉन 2 इज 2 थीटा। ठीक है, किसी को लग रहा है फास्ट हो रहा है तो थोड़ा स्लो पेस में देख लीजिएगा। ठीक है, cos c प्लस cos d, वी ऑल नो 2 cos c प्लस d बाई 2, और फिर cos c माइनस d करोगे तो माइनस 4 थीटा अपॉन 2 माइनस 2 थीटा आएगा, बट cos माइनस 2 थीटा विल बी cos 2 थीटा। तो व्हाट इज दिस फाइनली, दिस इज फाइनली tan 2 थीटा। दिख रहे हैं कितना विशाल का चीज जो है वो tan 2 थीटा में सिंपली कन्वर्ट हो गया है। अब थीटा की वैल्यू पाई बाई 24 है, तो यहां रखोगे तो tan पाई बाई 12। लास्ट क्लास में बता के गया था, अगर याद किया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो फटाफट याद करें, नहीं तो यहीं सब जगहों पे अटकोगे और कभी कॉन्फिडेंस कंपाउंड एंगल में नहीं आ पाएगा। ये बातें बाद में बहुत ध्यान आएंगी जब आपको कंपाउंड एंगल में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो tan पाई बाई 12 इज गोइंग टू बी व्हाट 2 माइनस √3, तो tan 15 डिग्री अल्टीमेटली आपका आ गया कितना 2 माइनस √3, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस √3। तो इसीलिए मैंने बताया कि सब चीज सिंप्लीफिकेशन है, जो जितना करना सीखेगा, जो जितना मन से करेगा, जो जितना अपना बना के करेगा, उतना ज्यादा बढ़िया काम कर पाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। चले अगले सवाल पे। मजा आ रहा है या फिर लग रहा है कि सर छोड़ो सवाल ववाल से पढ़ा दो बस, क्या बोलते हो? कुछ बच्चे बोल रहे हैं करवा दो, ठीक है करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखना बिल्कुल अजीब गरीब अंकल आएंगे। अब इसको देख के जो परेशान हो गया सो परेशान हो गया, अब क्या कर सकते हैं, नहीं तो इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरें कि हमको सिंप्लीफाई करना है, समझना है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री इंटू cos 47 डिग्री। तो ये थोड़ा सा ठीक सवाल है, तो 2 मिनट की जगह मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूँ। ठीक है ना, जो बच्चे क्लास की पेस के हिसाब से चलना चाहते हैं उनके लिए 3 मिनट का समय है, और नहीं तो फिर वही पॉज करके आराम से देखें, आराम से टाइम लें, करो।
करें सॉल्व? मेरे ख्याल से 2-3 मिनट हो गया होगा और लग रहा है कि और समय चाहिए, तो फिर से क्या बोलो? हाँ, पॉज करके देखना है। वेरी गुड, समझदार तो बहुत हो। देखना, हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे लास्ट क्लास में, जिसमें हमने बोला था 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। उल्टा भी देखा था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उल्टा भी बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस। रिवर्सिबल है ना रिएक्शन। वेरी गुड। इसी तरीके से आपने देखा होगा cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। रिवर्सिबल है रिएक्शन, यानी कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है तो हम उसको क्या cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो ना कि ये cos स्क्वायर टाइप का टर्म है, तो ये तो फॉर्मूला पता ही नहीं है। cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पता है क्या किसी को? अभी तक तो नहीं। हाँ, अब बोल, ये मत बोलेंगे सर आगे पढ़ाओगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। हाँ, अगर दोनों को आपने मान लो साइन स्क्वायर में बदल दिया, पोटेंशियल है ना इसमें, तो है क्या कि साइन स्क्वायर में कन्वर्ट होने का, कि इसको आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया और इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो वो फिर साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, उसका भी फॉर्मूला नहीं। तो मैं इसमें एक चीज सोच सकता हूं कि cos स्क्वायर को एक तो रहने दो और एक को साइन स्क्वायर में बदल दो, तो किस फॉर्मूले में बदल जाएगा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो लेट्स सी, और इन दोनों का एंगल का जो सम है वो भी प्लीजेंट है, 73, 47, 73 एंड 47। व्हाट इज द सम? नहीं, कैलकुलेटर चेक कर रहे हो? वेरी गुड। तो 120 डिग्री, सही है क्या? तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 47। और भी तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। अभी मैं एक ही तरीका प्रपोज कर रहा हूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 47, कॉस स्क्वायर 73 यूं का यूं छाप दिया है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 इज गोइंग टू बी व्हाट? कॉस स्क्वायर 47। इसको देख के लालच आ रहा है क्या? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आपने ये चीज समझी कि सिंप्लीफिकेशन के लिए कभी भी cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पड़ा हुआ है तो अपन एक cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में बदल कर सीधा फॉर्मूला लगा दे, किसको? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। समझ में आया क्या? अगर sin स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b लिखा हुआ है तो sin a प्लस b इंटू साइन a माइनस b यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज कर सकते हैं क्या? कैसे यूज करते हैं? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज cos a प्लस b इंटू cos a माइनस बी और प्लस हाफ, एक 2 cos a cos b यूज कर लेते हैं, तो cos a प्लस b और प्लस cos देख लो 73 प्लस 47 बताया अभी 120 होता है, और इसमें से ये घटाओगे तो मेरे ख्याल से 26 डिग्री। समझ में आएगा? तो 1 cos 120 तो बताया हुआ है, पूरा टेबल लगा के। समझ में आएगा? सबने देख लिया होगा, याद भी रखा होगा। तो cos 120 डिग्री इज गोइंग टू बी माइनस हाफ, तो माइनस हाफ, और ये cos क्या हो गया? 26 डिग्री। फिर ये देखना, ये तो cos 120 डिग्री है और इंटू हाफ है, तो cos 120 डिग्री कितना हो गया? माइनस हाफ। माइनस हाफ इंटू हाफ इज माइनस 1/4 और प्लस हाफ इंटू उधर वाला टर्म cos 26। तो ये जो हाफ cos 26 है ये कैंसल आउट हो गया, और 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3/4। तो यानी कि मेरे ख्याल से ये आंसर कितना आएगा इस एक्सप्रेशन का? 3/4। समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो फिर एक बार और इसको देखें और जो बोला गया है वैसे ही करें। इस तरह के सवाल आगे आएंगे, ठीक है, तो आप इसको करने में अच्छी तरीके से महारत हासिल कर लीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है ना। मजा आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो लिखो, लेट S इक्वल्स sin root 2 minus sin root 3 and C equals S equals sin root 2 minus sin root 3 and C equals cos root 2 minus cos root 3. Let S equals sin root 2 minus sin root 3 and C equals cos root 2 minus cos root 3
देन which of the following is correct? ठीक है, ऑप्शंस दे रहा हूं मैं इसमें। पहला ऑप्शन है s ग्रेटर देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0। दूसरा ऑप्शन है s पॉजिटिव c नेगेटिव। तीसरा है s नेगेटिव एंड c पॉजिटिव। s नेगेटिव एंड, और डी ऑप्शन है एस नेगेटिव एंड सी नेगेटिव। तो कोशिश करें कि सही ऑप्शन मार्क करें, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के चक्कर में मार्क करें। नहीं, सिर्फ मार्क नहीं करना है, पता चले गलत हो गया। तो सही तरीके से सोच लीजिएगा। करिए। तीन मिनट का समय है इसमें, आराम से कीजिए, ठीक है ना, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। तो √2 √3 लिखा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे डिग्री नहीं लिखा हुआ है, तो यानी कि इनको किस में कंसिडर कीजिएगा आप, रेडियंस में, ठीक है ना। ऐसा ना कि बाद में बोलेंगे सर मैं तो डिग्री सोच रहा था। तो भाई बहुत पहले से बताया जा रहा है, यही सब छोटी छोटी बातें आगे चल के प्रॉब्लम करने वाली हैं, और उसकी वजह से पूरा का पूरा मोटिवेशन पढ़ाई का गायब हो जाएगा।
बी और डी नहीं होगा, इतना तो क्लियर हो गया होगा या नहीं हुआ है? हाँ बोलो ना, सुनाई दे जाएगा। वेरी गुड, क्लियर हो गया। ठीक है, करते हैं सॉल्व, बाकी आप लोग समय ले लीजिए जिनको भी लेना है। पहली चीज तो देख सकते हैं कि रेडियन का खेल है भाई, ध्यान रखना। जब हम मेजर करते हैं तो ये 90 डिग्री, मतलब ये कौन सा हो जाता है, ये डिग्री नहीं है भैया, ये π/2 रेडियन हो गया, राइट। ये वाला लाइन क्या हो गया, π/2 रेडियन। पाई कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 3.1415 ऐसे चलता है नहीं, तो π/2 कितना हो जाएगा भाई, बोलो 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 बोलो, 1.57 टाइप का, नहीं। तो जैसे आप cos √2 की बात कीजिए तो √2 क्या है, 1.414 टाइप का होगा। तो अगर ये 1.414 होगा तो जो √2 रेडियन होगा वो तो पहले ही आएगा। √2 अगर ये 1.57 वाली लाइन है, 90 डिग्री वाली 1.57 मान लो अप्रॉक्स, तो अगर ये 1.57 वाली लाइन है तो √2 वाला उससे पहले आएगा ना, क्योंकि वो तो 1.414 हो गया। और √3 दैट इज 1.732 रेडियन, तो 1.732 रेडियन तो उसके बाद आएगा। ये कुछ समझ में आया कि क्या बोल रहा हूं, बोलने की सिंपल सी कोशिश कर रहा हूं कि π/2 वाली जो लाइन है ये तो समझ में आ गई होगी, π/2 यही नहीं समझ में आया, ये तो आ गया ना यार, वेरी गुड। तो π/2 वाली जो लाइन है वो 1.57 रेडियन के आसपास है, तो √2 वाला 1.414 उसके पीछे पड़ेगा और 1.732 वाला उसके आगे पड़ेगा। इस क्वाड्रेंट में कॉस साइन सब पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक, और कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। सुनना, cos √2 कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि √2 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। cos √3 कैसी क्वांटिटी होगी, नेगेटिव, क्योंकि √3 किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का। तो अगर cos √3 खुद नेगेटिव है और बाहर एक और माइनस साइन है, या फिर यूं कह लें कि cos √3 नेगेटिव है तो माइनस cos √3 कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यानी कि ये पॉजिटिव और माइनस cos √3 भी पॉजिटिव, तो ऑफ कोर्स ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव। अगर ऐसे समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो ऐसे समझ लो कि ये पॉजिटिव, cos √3 नेगेटिव, और यहाँ बीच में माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ओवरऑल इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है कि ये जो C होगा वो पॉजिटिव होगा, इसीलिए A या C में से कोई ना कोई आंसर है। अब ऐसा नहीं कि सर 50% पे पहुंच गया तो मैंने तुक्का मार दिया, तुक्का मारते ही बिटक गए, समझ में आ गया। आपको सही तरीके से हैंडल करना सीखना पड़ेगा। अब साइन √2 माइनस साइन √3, तो साइन √2 भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन √3 भी पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होते हुए भी साइन √3 पॉजिटिव, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव माइनस दूसरा पॉजिटिव। तो अब हमको समझना पड़ेगा कि साइन √2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है या साइन √3 का मैग्नीट्यूड बड़ा है। जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव उसके हिसाब से होगा। तो अभी डायरेक्टली तो मुझे साइन √2 की वैल्यू ही नहीं पता है, साइन √3 की वैल्यू ही नहीं पता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, साइन C माइनस साइन D लगा देता हूं। लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल। देखना, 2 cos C प्लस D/2 मानते हो गया, और इनटू साइन देख लो, हम लोग साइन C माइनस साइन D लगा दिया, तो 2 cos C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। 2 के बारे में सोच लेना पॉजिटिव है नेगेटिव, वो थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। पहले √2 हो गया 1.414 और √3 हो गया 1.732, तो घटाओगे और अपॉन 2 करोगे तो एक तो है कि नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो नेगेटिव आएगी तो मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, मेरे ख्याल से तो वो किस में आएगी, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव होगी, इसको तो पार नहीं करेगा, क्योंकि ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, ये -π/2 है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इसको मेजर करोगे तो -1.57, तो उसकी जो वैल्यू है वो दिख रहा है ना कि -1.57 तो है नहीं, डेसिमल में है और नेगेटिव में है। तो ये क्वांटिटी के बारे में मैं क्लियरली कह रहा हूं कि ये क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव। ये क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव। फिर से सुन लेना, साइन √2 माइनस √3/2, तो या तो पहले चाहो तो माइनस निकाल लो,
माइनस निकालोगे तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ साइन √3 माइनस √2 अपॉन 2, तो 1.732 माइनस 1.414 होल अपॉन 2, तो जो भी एंगल आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा, और बीच में माइनस साइन निकाल लिया है तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ऐसे भी देख सकते हो √2 माइनस √3 अपॉन 2, तो 1.414 माइनस 1.732 अपॉन 2, तो ये जो भी वैल्यू होगी ये माइनस ऑफ π/2 से पहले ही आएगी, यानी कि क्लॉकवाइज में जब मेजर करोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। अब किसी ने इसको चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया और नेगेटिव बोल दिया क्योंकि यहां तो सर दिख रहा है सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है, नहीं भाई, नहीं बैठेगा मामला। अगर कोई पूछे cos 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री, कोई बोले सर cos भी पॉजिटिव दिख रहा है, 180 डिग्री पॉजिटिव दिख रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव है, नहीं, छुपा हुआ है रहस्य, नहीं, बरमूडा ट्रायंगल का नहीं, नॉर्मल। cos 180 डिग्री इज -1, तो वो नेगेटिव है, तो इसको चेक करना बहुत जरूरी है भाई। अब √2 प्लस √3 अपॉन 2, लेट्स सी व्हाट इज दिस। नहीं, अगर √2 की बात करें, अप्रॉक्स लिख रहा हूं सबकी वैल्यू, तो दिस इज गोइंग टू बी 6, फिर 4, देख लो 6 और 4 ही आएगा, नहीं, और फिर क्या आएगा, 3.146 अपॉन 2। तो मुझे बस बताना है कि ये π/2 से बड़ा है या π/2 से छोटा है। नहीं, अब ये दिख रहा है 3.146 अपॉन 2, तो मुझे बताना है कि ये समझ में आ रहा है, ये किसकी वैल्यू निकाली, इसके अंदर वाली। अगर इसके अंदर वाली की वैल्यू जो 3.146 अपॉन 2 है, तो अगर ये π/2 से बड़ा है, नहीं, क्योंकि ये दिख रहा है ना कि ये 2 वाला छोड़ दो, तो ये पाई के जैसा फील दे रहा है, समझ में आएगा। तो अगर ये π/2 से बड़ा है तो डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और इसकी वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर π/2 से छोटा हुआ तो कैसा हो जाएगा ये। तो पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 3.14 नहीं, अप्रॉक्स उसके आगे भी जाता है। तो बहुत सारे बच्चे 3.14 देखते हैं, यहाँ भी 3.14 देखते हैं, उनको लगता है π/2 से छोटा है, गए, क्योंकि अगला डिजिट भी है आपके पास 3.146, तो पाई में अगला डिजिट भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, 3.1415 ऐसे करके आता है। तो अगर 3.1415 करके आता है और ये 3.146 है, तो ये डेफिनेटली π/2 से क्या हो गया, बड़ा। ये समझ में, π/2 से बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि उसमें आएगा पाई में ऊपर क्या आएगा 3.14156 ऐसा करके आएगा, और यहाँ 3.146 है। तो अगर ये π/2 से बड़ा एंगल है तो cos ऑफ एनी एंगल ग्रेटर देन π/2 ये भी कैसी क्वांटिटी होगी, नेगेटिव। और दो नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं, पॉजिटिव, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं S कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर इज A। अगर किसी ने सही सही A ऑप्शन लगा लिया था बट ये सारा काम नहीं किया था और उसके बजाय ही A लग गया था, तो भाई ये सिर्फ नहीं, दुर्घटना मात्र है, आगे चल के जरूरी नहीं है आपका आंसर सही आए, तो आपको बिल्कुल लॉजिकली सही चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर समझा दिया है मैंने, फिर भी नहीं समझ में आया एक बार और वीडियो पलट के देखिए, अपने आप सब समझ में आ जाए। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में साइन A प्लस बी, साइन A माइनस बी, साइन C प्लस साइन D, प्रोडक्ट टू सम, सम टू प्रोडक्ट, ये सब कर लिया था। उस पर खूब सारे इलस्ट्रेशंस हम क्लास में कर चुके हैं, बाकी डीपीपीज और लोनी में भी आपको मिलता जाएगा, समझ में आएगा। तो सबको मन लगा के कीजिए, सिंप्लीफिकेशन सीखिए, यही उम्र है सीखने की, ठीक है ना। दूसरी बात, हम लोग आगे बढ़ते हैं और tan A प्लस बी, tan A माइनस बी, cot A प्लस बी, cot A माइनस बी, इन सारे फॉर्मूले को डिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला इसका tan के टर्म में चाहिए, ऐसा नहीं कि tan A प्लस बी सर sin A प्लस बी अपॉन cos A प्लस बी, समझ में आएगा। तो वो सही है, लेकिन हमको इसको किस में बदलना है, tan और सिंगल एंगल के tan में, जैसे tan A और tan B के टर्म में, ठीक है ना। तो tan A प्लस tan B, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रूव करके भी साथ ही साथ दिखा देता हूँ, ठीक है ना। tan ऑफ A प्लस बी वैसे तो लिखेंगे वैसे ही, sin of A plus B upon cos A plus B. What is sin A plus B?
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हम उसको tan में बदल रहे हैं, तो ऊपर नीचे आप cos ए cos b से डिवाइड कर दीजिए और अलग अलग कर दीजिए। ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos ए cos b से डिवाइड करके अलग अलग करेंगे। तो ऊपर अगर आपने मान लो cos ए cos b से डिवाइड किया और अलग अलग किया, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या आएगा cos ए cos b, तो cos b कट जाएगा। इसके नीचे क्या आएगा, आपको अगर यकीन नहीं हो तो खुद से लिख के देखिएगा कि जैसा जैसा मैंने बोला है अपने आप मेहनत कीजिएगा तो सब चीजों का फल मिलेगा। आप सोचो कि आपकी जगह कोई और मेहनत कर करके दिखाएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो खुद से सीखें, ठीक है ना। अगर किसी लगता है कि बोलने में नहीं समझ में आ रहा है सर, तो आप खुद से पेन कॉपी पकड़ के लिखिए, ठीक है, करना पड़ेगा मेहनत। तो नीचे और ऊपर हम किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, cos ए cos b से। तो इसके नीचे जैसे ही आपने cos ए cos b लिखा, नहीं क्योंकि अलग अलग कर देंगे ना, एक टर्म है ऊपर sin ए cos b प्लस cos ए sin b, और मैंने पूरे को डिवाइड कर दिया किससे, cos ए cos b से, और अलग अलग कर दिया, समझ में आएगा। तो इसके नीचे cos b कट जाएगा और sin ए अपॉन cos ए कितना आएगा, tan ए, प्लस cos ए cos b से इसको भी डिवाइड किया है तो cos b, और ऊपर sin b तो tan b, और cos ए कट जाएगा तो tan a प्लस tan b, और cos ए cos b से नीचे भी डिवाइड किया है तो cos ए cos b कट जाएगा, तो यहाँ 1 minus sin a sin b upon cos a cos b is going to be tan a tan b. So what is the formula for tan a plus b? याद रखना है, tan a plus b is going to be tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. Tan a plus b is going to be what, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. दूसरा tan of a minus b, दूसरा क्या है, tan of a minus b। तो जहां b है उसकी जगह हम क्या रखने वाले हैं, माइनस b। जहां b है उसकी जगह हम क्या रखने वाले हैं, माइनस b। तो tan of a, नहीं b की जगह माइनस b रखोगे तो tan of माइनस b, tan of माइनस b इज माइनस tan b, रिडक्शन फॉर्मूला। और नीचे यहां भी tan of माइनस b इज माइनस tan b, तो यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस तो साइन का चक्कर ध्यान से रखिएगा, tan a माइनस बी ऊपर माइनस और नीचे क्या है प्लस। ऐसा नहीं कि ऊपर ही माइनस और नीचे ही माइनस लगा के आ जाएगा, समझ में आएगा, और फिर बाद में बोलिएगा कि सर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। बस वही थोड़ी सी गलती के कारण कॉलेज चेंज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चों के, आईटी से एनआईटी पहुंच जाते हैं, कुछ बच्चे एनआईटी से प्राइवेट में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो बी स्ट्रॉन्ग और एक एक चीज को सही सही एग्जीक्यूट करना सीखना पड़ेगा। तो दीज आर द फॉर्मूले फॉर tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, समझ में आएगा। इसी में थोड़े बहुत वेरिएशंस कभी कभी आते हैं। वेरिएशन मतलब कुछ खास चेंज नहीं, सिंपल सी बात है। जैसे कभी कभी tan π/4 प्लस a डायरेक्टली आ जाता है, π/4 रेडियन ऑफ कोर्स, तो सिंपल है ना भाई, इसमें कुछ ज्यादा ट्रिकी थोड़ी है। tan π/4 प्लस a कर रहा है तो a की जगह π/4 रख लो और b की जगह क्या रख लो, a। नहीं, tan π/4 प्लस a कह रहा है तो π/4 और a, तो tan π/4 कितना हो जाएगा 1, और b की जगह a रखा है तो 1 प्लस tan a, और नीचे 1 माइनस tan a, क्योंकि a की जगह π/4 और b की जगह क्या रखा है, a। तो tan π/4 प्लस a इज 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। अगर कोई बोलता है tan π/4 माइनस a, तो इसकी में a की जगह माइनस a रख लो तो 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। अगर कोई पूछ रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, कोई क्वेश्चन है tan π/4 प्लस a इंटू tan π/4 माइनस a, व्हाट इज द प्रोडक्ट, देख सकते हो कि जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये कट के अपने आप कितने बन जाएंगे 1। तो अगर tan π/4 प्लस a इंटू tan π/4 माइनस a अगर कोई पूछ रहा है तो सिंपली इट इज गोइंग टू बी व्हाट 1, क्योंकि देख सकते हो राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो गए, कितना आएगा 1। तो कभी कभी यही आता है, तो इसको भी लिखना आप समझ गए। tan a प्लस बी समझ गए, tan a माइनस बी समझ गए, समझने से आगे चलना पड़ेगा, यानी याद करना पड़ेगा। अगला cot a प्लस बी,
तो हम लोग यहाँ पे सब रेसिप्रोकल लेने वाले हैं, समझ में आ रहा है ना, इसका 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 सबका रेसिप्रोकल लोगे तो अपने आप सब सेट हो जाएगा। जैसे tan a प्लस बी कितना लिखा जाता है, tan a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन cot a प्लस बी का भी फॉर्मूला आएगा। tan a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cot a प्लस बी। tan a को क्या लिखोगे, 1 बाई cot a अपॉन 1 माइनस देख लो, समझ में आ गया हो तो हम लोग यस बोलकर आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर इधर एलसीएम लोगे एलसीएम का, समझ में आ रहा है ना कि ऊपर भी कॉट ए कॉट भी आएगा और नीचे भी कॉट ए कॉट भी आएगा, तो वो कट जाएगा और ये आ गया। तो ये तो 1 अपॉन कॉट ए प्लस बी है ना, तो यानी कॉट ए प्लस बी क्या होगा, कॉट ए प्लस बी क्या होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट, ऐसे ही याद रखना आप, कॉट बी प्लस कॉट ए। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बोला है कॉट ए प्लस कॉट बी याद नहीं रखेंगे, उसका पर्पस हम अभी बता देंगे आपको, लेकिन अपन ध्यान रखेंगे कैसे याद रखेंगे, कॉट बी प्लस कॉट ए। ये दिख रहा है ना, 1 अपॉन कॉट ए प्लस बी इतना आया, तो कॉट ए प्लस बी उल्टा हो जाएगा, तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 ऊपर, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 और नीचे क्या याद रखेंगे आप, कॉट बी प्लस कॉट ए। क्या याद रखेंगे, कॉट बी प्लस कॉट ए। याद कॉट बी प्लस कॉट ए ही रखेंगे, ठीक है। बी की जगह माइनस बी कर देते हैं, याद रखना इसको भी। बहुत सारे बच्चे रखते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं रखते हैं, तो उनको आगे प्रॉब्लम रहती ही रहती है, ठीक है ना। बी की जगह जैसे ही आपने माइनस बी रखा, देखना क्या क्या चीज आएगा। पहली चीज यहाँ कॉट माइनस बी हो जाएगा भाई, कॉट माइनस बी हो जाएगा तो माइनस कॉट बी हो गया, और यहाँ भी माइनस साइन है तो माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर क्या दिखेगा, कॉट ए कॉट बी प्लस 1, और ऊपर क्या है, एक माइनस साइन, ऊपर क्या है बाहर एक माइनस साइन। ये समझ में आया ना, बी की जगह माइनस बी रखा है, कॉट माइनस बी माइनस कॉट बी होगा, तो माइनस माइनस बाहर आ जाएगा और ये बचेगा, और उस माइनस को नीचे भेजूंगा मैं। यहाँ कॉट माइनस बी कितना हुआ भैया, माइनस कॉट बी, और माइनस साइन को अंदर भेज दें, माइनस कॉट बी तो प्लस हो गया, और प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसलिए मैंने याद रखने के लिए क्या बोला कि आप याद रखिए कॉट बी प्लस कॉट ए, सो दैट कि आप नेक्स्ट फॉर्मूले में भी गलती नहीं करेंगे, कॉट बी प्लस कॉट बी माइनस क्या है, कॉट ए। तो कॉट ए प्लस बी देख लिया, कॉट ए माइनस बी देख लिया, याद रखने के लिए बता दिया मैंने कि उसको कॉट बी प्लस कॉट ए याद रखे, सो दैट कि यहां भी आपको याद क्या रहे, कॉट बी माइनस कॉट ए। तो आज मेरे ख्याल से हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं, ठीक है ना, और अगली क्लास में इससे रिलेटेड भी इलस्ट्रेशंस करेंगे। तब तक के लिए हम लोग कुछ होमवर्क लोनी से दे रहे हैं, तो वो चीज आप करके रखिए। हम लोगों ने लास्ट क्लास में शायद एग्जाम्पल शायद कुछ दिया था, 10 वगैरह कुछ, तो बताया था कि बीच बीच में कुछ एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस नहीं करने, कुछ एक्सरसाइजेस भी करने। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस है, तो हाइट एंड डिस्टेंस लेवल पे जेई एडवांस तो खैर सिलेबस में ही नहीं है, और जो जेई मेंस है उसमें भी आता है, तो बिल्कुल इतना सिंपल आता है कि मतलब बिना पढ़ाए भी लोग बच्चे कर देते हैं। बाकी अपन पढ़ाएंगे जेई मेंस का बाद में। तो आई होप कि जो अपना, एक बार देख लेता हूँ क्या है, अगली क्लास में हम लोग ग्राफ बनाना भी सीखेंगे, सही है क्या। तो लोनी जिनके पास है वो देखें कि ग्राफ कैसे बनता है,
बाकी मेरे ख्याल से हम लोगों ने सीधा शायद एग्जाम्पल 10 दे दिया था लास्ट क्लास में, एक्चुअली मुझे याद हो रहा है। हाँ, एक्चुअली एग्जाम्पल 9 में भी कुछ सवाल करने हैं बच्चों, ठीक है ना, थोड़ा सा। एग्जाम्पल 8 में तो नहीं करने, लेकिन हाँ एग्जाम्पल 9 में करने हैं। और वो कहाँ से करने हैं? फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 12 एक्सेप्ट मतलब इस क्वेश्चन को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 10। एग्जाम्पल 9 से मैंने पिछली क्लास में नहीं दे पाया था, मैंने सीधा एग्जाम्पल 10 पे दे दिया था, तो थोड़ा सा क्वेश्चन 9 का भी करने हैं फ्रॉम 4 टू 12, और उसमें एक सवाल छोड़ना है शायद क्वेश्चन नंबर 10। एग्जाम्पल 10 में ऑलरेडी दे चुका हूँ आप लोगों को। अगला जो है एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल ही लिखा है लोनी में, दैट इज एक्चुअली व्हाट एक्सरसाइज। इसकी भी फोटो खींच के भेज दी जाएगी। फिर है एग्जाम्पल, एक्चुअली क्या है, एक एग्जाम्पल और था बीच में। 11 और 12 नहीं करने हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब चालू करेंगे हम लोग तब करेंगे। 11 और 12 कब करेंगे? जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चालू करेंगे। एग्जाम्पल 13, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ों में कुछ कुछ अजीब सी चीज़ लिखी हो तो उनको हटा दीजिएगा। खैर इसमें दिख नहीं रहा मेरे को, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पूरा कर लीजिएगा। और फिर एग्जाम्पल 14, तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। दीज आर द एक्सरसाइजेस फ्रॉम लोनी जो आपको करने हैं, और प्रैक्टिस बिल्कुल मस्त तरीके से कीजिए, सो दैट कि आगे जो है हम बहुत अच्छी तरीके से इसको सीख पाएँ। तो साथ ही साथ अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, ठीक है ना। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।